अच्छा है तो वो क्या अपने आप को कमतर फील करेगा, वो अपने आप को उससे कंपेयर करेगा, तो वो अपने पास मौजूद चीज़ों पर खुश नहीं होगा। वो भी कहेगा कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, ठीक है, मेरी जो सैलरी इतनी हो, मेरे पास इतने पैसे हो, मेरे पास ऐसा लाइफस्टाइल हो। तो जब वो नहीं ऐसा कर पा रहा होगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा, लो सेल्फ एस्टीम में जाएगा। इसी तरह उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो उसकी फिर एक्टिविटीज़ होंगी वो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा करेंगी, ठीक है। इसी तरह फिर इन दोनों के बाद जो स्टेज आती है वो फिर उसके अंदर कंडक्ट इश्यूज आते हैं। वो फिर गलत तरीक़ों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है सिर्फ उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जिनको वो सोशल मीडिया पे देख रहा है। तो साइबर मॉब्स हैं, प्रैंक्स हैं, मीम्स हैं, किसी के ऊपर भी जो है वो एक जो फ़नी कंटेंट बनाया जाता है उसको मॉक किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो उस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डैमेज कर रही हैं, उसके सोशल स्टेटस को भी डैमेज कर रही हैं, उसकी मेंटल हेल्थ को भी डैमेज कर सकती हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ इस वजह से सुसाइड कर लेते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कोई ऐसी वीडियो लगा दी थी कि जिसको वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेरेंटल डिसरिगार्ड ख़ास तौर पर इसका भी बहुत अहम रोल है। आजकल देखें तो माओं का एक बड़ा कॉमन सा एक तरीका है कि बच्चे को मोबाइल देकर बिज़ी कर दिया जाता है सिर्फ अपने किसी एक्टिविटी के लिए, सिर्फ अपने आप अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको कार्टून या कोई भी ऐसी चीज़ दे दी जाती है। तो उनको ये नहीं पता कि इसका जो यूज़ है वो कुछ देर के लिए तो फ़ायदा मंद है, लेकिन जब वो उसको एक रूटीन बना देते हैं तो बच्चा जो है वो फिर उन चीज़ों के बगैर नहीं रहता और वो इन चीज़ों की एडिक्शन का शिकार होता है जो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। क्योंकि ये चीज़ देखी गई है बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पर मोबाइल का स्क्रीन टाइम का और स्क्रीन की जो लाइट है उसका बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है और ब्रेन डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाती है। तो सिर्फ हम समझते हैं कि गलत खाने से ही ब्रेन डेवलपमेंट ख़राब होगी। ये एक्टिविटीज़ भी हैं जिनकी वजह से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होती है। इसकी वजह से बच्चे के अंदर ADHD आ सकता है, इसकी वजह से बच्चे के मेंटल इश्यूज आ सकते हैं, इसकी वजह से बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो सकता है। अगर किसी का हेल्थ ऐसी है कि थोड़ा सा मोटा है तो उसको जब वो देखेगा सोशल मीडिया पर किसी ऐसे बच्चे को जो उसकी एज का है और उसकी फिज़ीक बड़ी अच्छी बच सॉरी अच्छी है, स्लिम एंड स्मार्ट है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बच्चा अपने आप में अच्छा फील करे। तो ये चीज़ें होती हैं कि आजकल के पेरेंट्स जो हैं ये भी नहीं चेक करते कि बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है, उनकी हिस्ट्री का उनको नहीं पता होता, उनकी एक्टिविटीज़ का उनको कोई पता नहीं होता, जिस वजह से बच्चे फिर आहिस्ता आहिस्ता शदीद जो गलत नुकसान चीज़ें हैं उनकी तरफ चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अच्छा, बिहेवियर जो है ना दो तरह का होता है, एक वो बिहेवियर जो हमें बाहर से नज़र आ रहा है उस शख्स के, एक वो बिहेवियर है जो उसके अंदर है यानी उसके ख्यालात। तो जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है इट मेनली दिस प्रॉब्लम्स आर अकर मेनली बिकॉज, हाँ, इसमें देखा गया है कि अगर कोई भी शख्स ये रिसर्च है, दिस इज़ नॉट द थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, कि अगर 3 घंटे 5 घंटे या 9 घंटे से ज़्यादा, हद 9 घंटे से ज़्यादा अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है टू द डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, और उसको डिप्रेशन और एंग्जाइटी होना उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो श्योरली उनका शिकार हो सकता है। ख़ासतौर पर जो 10 साल से कम बच्चे हैं या 10 साल तक के बच्चे हैं उनकी ये जो एज, अगर आप इसमें उनको ये फैसिलिटीज़ दे देंगे तो वो उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे कि जो उनको सेटिस्फेक्शन दें, जो उनके अंदर एक कंफर्ट पैदा करें। वो चाहे कोई नेगेटिव एक्टिविटी भी हो सकती है, नेगेटिव इमोशंस को पंप अप करना भी हो सकता है। तो इसमें गाइडेंस बहुत अहम रोल प्ले करती है कि हमने बच्चों पर पेरेंटल कंट्रोल लगाया हुआ है या नहीं, हमारी डिवाइसेस में पेरेंटल कंट्रोल ऑन है या नहीं, बच्चों को हमने कितना फ्री हैंड दिया हुआ है, बच्चों के पास जो पर्सनल गैजेट्स हैं हमने उनको कितना चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। तो इसमें कुछ रिसर्च हैं जैसे कि वाल्कनबर्ग और पीटर ने ये रिपोर्ट किया था 2011, आज से कई साल पहले की ये बात है अभी, कि यंगस्टर्स जो हैं वो जो स्क्रीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, इनकी वजह से उनकी एक्टिविटीज़ पर, उनकी हेल्थ पर, उनकी सोशल फिज़िकल मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरे असरात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं।
इसी को स्नैडर ने 2012 के अंदर ऑब्ज़र्व किया था कि सोशल मीडिया जो है वो बिहेवियर्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। और उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि एडोलिसेंट्स यानी कि जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर जो कंडक्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, उनके बैक एंड पर जो सबसे बड़ी वजह वो सोशल मीडिया है, सोशल एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि आजकल आप देखेंगे टिकटॉक इज़ वेरी कॉमन। लोग टिकटॉक बनाने के लिए कई कई तरह की हरकतें करते हैं जो कि नाजेबा भी होती हैं। इसी तरह ऑपोजिट जेंडर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो फिर अब नॉर्मल तो नहीं है, प्रॉब्लम ही है उस बंदे के अंदर, कंडक्ट ही है कि वो वायलेशंस कर रहा है, अपनी जेंडर की वायलेशंस कर रहा है, वैल्यूज़ की वायलेशन कर रहा है, वो ऐसे लोगों की दिल आज़ारी कर रहा है कि जो उससे कम स्टेटस के हैं और वो उनके साथ एक कंपैरिजन की, एक कंपटीशन की फ़िज़ा को कायम कर रहा है। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी प्रमोट की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। और इसी वजह से आजकल के जो टीनेजर्स हैं वो स्टडी के अंदर, बड़ों की बात को मानने के अंदर इतने इंटरेस्टेड नहीं है जितने वो सोशल मीडिया को फॉलो करने में इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट की तो बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, कोई ऐसा टीनेजर नहीं जिसके पास मोबाइल ना हो। अगर उसके पास पर्सनल नहीं है तो कम से कम घर वालों का तो ज़रूर मौजूद होता है। जैसे कि लड़कियां हैं तो उसमें यूनिवर्सिटी गोइंग जो है उनके पास भी तो सारों के पास ही होता है, लेकिन जिनके पास नहीं भी होता उनके पास घर के मोबाइल की एक्सेस होती है। तो उनको घर में ही वो तमाम चीज़ें मुयसर हो जाती हैं जो उनको बाहर जाकर मुयसर होनी थी। ये डिपेंड करता है उसकी पेरेंटिंग पे भी डिपेंड करता है, उसकी गाइडेंस पे भी डिपेंड करता है, उसके कंट्रोल पे भी डिपेंड करता है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि हर एक के पास जो है वो जवाज़ है गलत काम करने का, लेकिन जिनकी जेनेटिक्स ऐसे हैं, जिनकी फैमिली इन्वायरमेंट ऐसी है, फैक्टर्स ऐसे हैं, सोशल मीडिया का यूजेज ऐसा है, वो इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ज़रूर जाते हैं। तो इंटरनेट कंपल्जन एलियनेट्स द एडोलिसेंस फ्रॉम द नेचुरल सेटिंग्स। तो इंटरनेट पर वो जो चीज़ें देख रहे होते हैं ना, वो उनके अंदर विजुअलाइजेशंस क्रिएट करती हैं, उनके अंदर फैंटेसी क्रिएट करती हैं, वो डे ड्रीमिंग को वो बढ़ा देती हैं कि वो शख्स, वो नौजवान जो है वो उन चीज़ों के ख्वाब देखना शुरू कर देता है कि जिनको वो फॉलो कर रहा है, बजाय कि वो अपने रिसोर्सेज को देखे, अपनी स्किल्स को देखे। वो इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए तो एक डे ड्रीमिंग में चला जाता है और वो उसका कनेक्शन विद द रियलिटी वो बहुत कम रह जाता है, बहुत पुअर हो जाता है, ठीक है। तो रियलिटी में उसको कोई बंदा अगर कोई नसीहत दे भी रहा होगा तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा। कंडक्ट प्रॉब्लम, सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो हैं ये इंडिविजुअल्स के अंदर बढ़ती जा रही हैं, और इसकी एक वजह सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज़ है। सो नेक्स्ट इज़ परसेंटेज के हवाले से, जैसे मैंने पहले इंडिकेट किया कि जो अलार्मिंग साइन है वो ये है कि 9 आवर्स ईच डे, हर दिन की 9 घंटे से ज़्यादा या 9 घंटे की एक्टिविटी जो सोशल मीडिया पर कोई बंदा करता है किसी भी तरह की चाहे वो हो, वो उसके ब्रेन के लिए हेल्दी नहीं है, वो उसके इमोशंस के लिए हेल्दी नहीं है, उसके बिहेवियर्स के लिए हेल्दी नहीं है। उसकी सोशल कम्युनिकेशन पुअर होगी क्योंकि वो ज़्यादा देर मोबाइल पर रहेगा तो वो लोगों के साथ फिज़िकली इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो रियलिटी के साथ कम कनेक्ट करेगा, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करेगा, ठीक है, और वक्त को ज़ाया करेगा, अपनी मेंटल जो एनर्जी है उसको ज़ाया करेगा। और जब वो अपने उस काम में भी कामयाब नहीं होगा इतना वक्त देने के बाद भी, तो वो फिर एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार होगा। और एक स्ट्रेस और जो एंग्जाइटी है वो एक ख़ास स्टेज के बाद डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप लड़ते 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 थक जाते हैं तो आप की जो एनर्जीज़ हैं वो लो हो जाती हैं। तो ऐसी स्ट्रेस जो बड़े लंबे अरसे से चल रही हो ना, उसके बाद डिप्रेशन आना इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। तो ऐसे जो नौजवान हैं फिर डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर डिप्रेशन में जब वो कोप नहीं कर पाते तो वो सुसाइडल की तरफ चले जाते हैं। तो शुरुआत एक मीडिया से हुई, मीडिया के ऊपर किसी कंपटीशन से हुई जिसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाया, तो उसकी लाइफ के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर, मेंटल लाइफ के अंदर, उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, जिसको ना तो बड़ों ने एड्रेस किया, जिसको ना उस बंदे ने मैनेज करने की कोशिश की, और उससे वो ऐसे नताइज की तरफ चला गया कि जो हर एक की उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी चेंज कर देते हैं, और उस शख्स की ज़िंदगी के अंदर भी कोई बहुत बड़ा एक ऐसा चेंज आ जाता है कि जो
रिपेयरेबल ना हो। तो एज अ रिजल्ट इट इज़ बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट टू एग्जामिन द प्रेवलेंस ऑफ द सोशल मीडिया कंपल्सिव बिहेवियर। अच्छा, कंपल्सिव बिहेवियर का किसी को आइडिया होगा, कोई कंपल्सिव बिहेवियर किसे कहते हैं? इफ़ एनी वन इज़ लिसनिंग देन काइंडली शेयर योर आइडियाज़ ऑन दिस। जिस बिहेवियर को बंदा कंपलसरी करे अपने लिए। नाइस ट्राई बट नॉट एनीवन एल्स। अनमैनेजेबल बिहेवियर। नो। कंपल्सिव का नाम सुना हुआ है किसी ने? ऑब्सेशंस का नाम सुना हुआ है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव सुना हुआ है? सॉरी यू आर नॉट क्लियर, मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। मैं आपको इसकी एक बड़ी सादा सी एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। कंपल्सिव और कंपल्जन कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी ऐसा थॉट हो सकता है जो बार बार रिपीट हो, जिसको किए बगैर आपको चैन ना आए। ठीक है, तो कंपल्सिव बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है जिस जी जो बार बार रिपीटेड नहीं हो बिल्कुल सके। बिल्कुल, ये इरेशनल होता है, लॉजिक से बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, और बार बार आप उसको रिपीट करते हैं और इतना रिपीट करते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो उसको ऑटोमेटिक कर देगा। वो बिहेवियर आपके कंट्रोल में भी नहीं रहता फिर। ठीक है, तो ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर जो है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो ओसीडी है, उसमें भी यही होता है कि जैसे कि बड़ी कॉमन सी सिम्टम्स हैं कि वो शख्स बार बार आद होता है क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो कहता है मेरे हाथों पर जरासीम लगे, ये एक थॉट है, ऑब्सेशन है। ठीक है, ऑब्सेशन ने आगे ट्रिगर किया कंपल्सन को। कंपल्सन क्या हुई? कंपल्सन में उसने अपने हाथ धोए। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड चलती हैं। यही चीज़ हमें सोशल मीडिया पर भी उनके यूज़र्स में भी नज़र आती है कि वो कई ऐसे जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं, वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म किए बगैर रहते नहीं हैं। यानी कि उन्होंने अगर वो एक स्ट्रीक बनानी थी तो वो स्ट्रीक बनाए बगैर नहीं रहेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी एक्टिविटी करने के बगैर नहीं रहेंगे कि जिसका ताल्लुक सोशल मीडिया से है, उनके किसी अकाउंट्स के साथ है। तो इनके अंदर कंपल्सिव बिहेवियर इधर से स्टार्ट होते हैं और इनकी एक्सट्रीम ये होती है कि वो कंपल्सन जो हैं वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो पहले सिर्फ कंपल्सिव बिहेवियर का शिकार थे, उसके बाद वो ओसीडी का शिकार हो जाते हैं। तो अगर कोई शख्स ओसीडी का शिकार है ना, तो उसका स्टार्ट कहीं ना कहीं कंपल्जन से हुआ है, किसी ट्रिगर की वजह से हुआ है, किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से हुआ है जिसने उसके अंदर कंपल्जन्स पैदा की और उसने उन स्ट्रेस और उन एंग्जाइटी को कोप करने के लिए कंपल्जन्स का सहारा लिया। किसी बिहेवियर को, ऐसे बिहेवियर को उसने रिपीट किया बार बार जिससे उसकी एंग्जाइटी कम हुई। ठीक है, जैसे कि उसकी एंग्जाइटी है कि हाथ पे जरासीम है, तो उसने उसको कोप अप करने के लिए हाथ धोना शुरू कर दिए। तो वो चीज़ें भी टाइम पक्की हो जाती हैं। इसी तरह सोशल मीडिया का जो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी कंपल्सिव बिहेवियर जो हैं वो पैदा हो जाते हैं और ओसीडी पैदा हो जाती है। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग है, या पबजी है, ठीक है, टिकटॉक है, इनके अंदर मैंने लोगों को जुनून की हद तक जो है वो इन्वॉल्व देखा है। तो वो इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो अपनी एजुकेशनल कैरियर को भी दांव पे लगा देते हैं। वो दूसरों की बात को मानना गवारा ही नहीं करते। अगर उनको उनको पेरेंट्स भी कहें कि आप बैठ के पढ़ लो, कॉलेज चले जाओ या इस तरह से, तो वो उनको एंटरटेन नहीं करते। कंडक्ट प्रॉब्लम्स उनके अंदर कॉमन हो जाती हैं, ख़ासतौर पर अगर वो गेम में कहीं फंस गए हैं तो उनको बड़ा सीवियर स्ट्रेस होता है और बड़े एग्रेशन के साथ जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। बिहेवियर्स के अंदर भी एग्रेशन आ जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपकी लाइफ के किसी एक शोबे के अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा हुई है, कोई बिहेवियर गलत पैदा हुआ है, तो वो बाकी की लाइफ के जो शोबे हैं उनके अंदर भी वो बिहेवियर उसी तरह से पैदा होना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई बंदा गेम में अग्रेसिव है ना, तो ये मत समझे वो सिर्फ गेम में अग्रेसिव है, वो बाकी की डोमेन्स ऑफ लाइफ के अंदर भी अग्रेशन ही दिखाएगा, अग्रेसिव ही होगा। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप इनको टाइमली इंडिकेट करें, टाइमली इन चीज़ों को अगर आप मोनिटर करेंगे तो आप बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। ख़ास तौर पर जो बड़े हैं, जो देख रहे हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, उनका इसमें बहुत अहम रोल होता है। सोशल मीडिया का लिंक डिप्रेशन के साथ क्या है, क्यों होता है डिप्रेशन? ड्यू टू द कांस्टेंट कंपैरिजन।
ख़ासतौर पर जो उनकी हम एज लोग होते हैं, जो उनसे ज़्यादा कमा रहे होते हैं, अच्छे मुकाम पर होते हैं, टिकटॉक बनाकर उन्होंने अपने आप को करोड़पति कर लिया है। और इसी तरह कोई शख्स जो पीएचडी होल्डर है उसकी उतनी नहीं है, उसका उतना सोशल स्टेटस नहीं है, तो वो क्या होगा, वो कंपटीशन में चला जाएगा। और ये कंपटीशन में जब वो जीत नहीं पाएगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा तो उसकी एक्सट्रीम कंडीशन सुसाइडल है। इसी तरह आइडियलाइज इमेजेस के वो अपने आप को उस जैसा बनाने की कोशिश जब करता है और नहीं बना पाता, कॉपी कर रहा होता है लेकिन नहीं हो पाता, उसे वो रिसोर्सेज वैसी नहीं होती, और एक ही चीज़ हर एक के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होती, तो वो शख्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। तो ये जो कंपटीशन पैदा होता है शो ऑफ करने से, जो लोग अपनी चीज़ों को बड़ा शो ऑफ करके दिखाते हैं मीडिया पर, उनको ये नहीं पता होता कि वो लोग, वो तबका कि जो उनसे लो है, वो उनको देखने पर क्या इफ़ेक्ट लेगा। इसी तरह नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई जो है वो रील मिस ना हो जाए, कोई वीडियो मिस ना हो जाए देखने वाली, ठीक है, कोई स्ट्रीक मिस ना, कोई भी एक्टिविटी जो मीडिया के साथ जिसका ताल्लुक था उसकी उसकी लाइफ में, वो मिस ना हो जाए। फोमो इसको बोला बोला जाता है इन द फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ये उसके अंदर कंपल्जन पैदा कर देती है, वो उन बिहेवियर्स एक्टिविटीज़ को करना अपने लिए लाजम बना देता है, और वो उनका ऐसा एडिक्ट हो जाता है कि उसको नुकसान भी उठाना पड़ेगा तो वो उस काम को ज़रूर करता है। इसी तरह साइबर बुलिंग है, अगर कोई हरास हो रहा है तो वो भी डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन हरासमेंट जैसे कि होती है, कई केसेस आते रहते हैं सामने, तो उसमें भी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि उनमें ऐसे लोगों में डिप्रेशन का होना और सुसाइडल अटैम्प्ट्स का होना बड़ा कॉमन होता है। इसी तरह जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ख़ास तौर पर लेट नाइट है, और लोग जो हैं वो आजकल के जो टीनेजर्स हैं ख़ास तौर पर, उनका तो एक मामूल है कि वो रात को 2-3 बजे से पहले सोते नहीं, और उससे पहले वो मोबाइल को बेदरेग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, ठीक है। तो वो जो ब्लू लाइट वो ले रहे हैं उस वक्त स्क्रीन की, वो ब्लू लाइट उनके ब्रेन के अंदर मेलाटोनिन को नहीं पैदा होने देगी, और जब मेलाटोनिन पैदा नहीं होगा तो उनको नींद महसूस नहीं होगी, उनका जिस्म तो थका हुआ होगा लेकिन उनको नींद नहीं फील होगी, और यही वजह है फिर उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, और नींद पूरी ना होने से जो फिज़िकल उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो एक अलग इशू है। तो इसके पीछे जो गाइडलाइन है वो यही होती है कि आप सोने से 1 घंटा पहले अपनी तमाम गैजेट्स को साइड पर रख दें, और उसकी बजाय आप कोई ऑफलाइन एक्टिविटी कर लें, आप कोई बुक रीड कर लें, ठीक है। आप अपने सोशल मीडिया के यूज़ को शेड्यूल करें कि मैंने दिन में इन औकात में अपने मीडिया का इस्तेमाल करना है, गैजेट को इस्तेमाल करना है, और इस वक्त पर मैंने इसको छोड़ देना है, चाहे वो डाइनिंग टेबल है, चाहे वो किसी फैमिली मेम्बर के साथ बैठना है, चाहे वो बेड टाइम है। ये हमारी अपनी ज़ात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस तरह से शेड्यूल करते हैं। तो जो लोग सोने की आंख बंद होने तक मोबाइल को बंद नहीं करते, वो एक तो ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो है वो ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाती है, नर्व जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं जब आप एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद भी नींद नहीं लेते, क्योंकि आपकी बॉडी फ्यूल पे चलती है ना, ऑर्गन्स थक जाते हैं, तो जब आप उनको प्रॉपर रेस्ट का मौका नहीं देंगे तो वो जो रिपेयर होना था स्लीप के दौरान, वो जो एक अल्लाह ने एक निज़ाम, एक नेचुरल साइकिल बनाया हुआ है, वो डिस्टर्ब होगा, और उससे कभी भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। जब भी आप कुदरत के कवानीन को तोड़ेंगे आप कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होंगे, आपके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होगी, आप फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो स्लीप डेप्रीवेशन, जो आजकल स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, उनके पीछे जो है वो सोशल मीडिया, ख़ास तौर पर बेड टाइम में या दिन टाइम में भी जो है वो बेड का इस्तेमाल करना, और उस दौरान फिर मोबाइल को चलाना इस तरह से कि आप उसके ऊपर पॉजिटिव कंटेंट के बजाय ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिनको देखना ज़रूरी नहीं है, और वो फजूलियात हैं लेकिन हम उनको प्रॉपर टाइम दे रहे होते हैं, तो इससे नींद ख़राब होती है, स्लीप पैटर्न ख़राब होते हैं, इससे फिर इंसोमिया, फैटीग, हार्ट डिजीज़, इसी तरह आई साइड की प्रॉब्लम, इसी तरह मेमोरी के इश्यूज़ हैं, इसी तरह बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, इरिटेबिलिटी है, एग्रेशन है, ये चीज़ें फिर पैदा होना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हम इनको एड्रेस नहीं उस तरह करते
कि ये चीज़ें हमारे लिए वक्ती तौर पर तो हमें बड़ा फ़ायदा महसूस हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें इन द लॉन्ग रन उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। इसी तरह वो शख्स जो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करता है, आपने देखा होगा वो किसी के साथ भी बैठा है ना, तो वो उसके साथ इतना फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता। तो ऐसे लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेते हैं। तो सोशल आइसोलेशन का जो प्रॉब्लम है ऐसे लोगों में बड़ा कॉमन होता है। उसके बाद बॉडी इमेजेस इश्यूज़ हैं, ख़ासतौर पर फीमेल जब अपने किसी भी ऐसे मॉडल को कॉपी कर रही होती हैं कि जिनका फिज़ीक उनसे डिफरेंट है और वो अपने आप को वैसा करना चाह रही हैं, या मेल हैं जो फैट हैं और वो स्लिम स्मार्ट बॉयज़ को देखते हैं, तो वो बॉडी इमेजेस का जो एक कम्प्लेक्स होता है, जो एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है उनके अंदर पैदा होता है, और वो अपनी हेल्थ के साथ अपनी पोजीशन के साथ जो है वो ग्रैटिट्यूड नहीं करते, शुक्र का इजहार नहीं करते, बल्कि वो उस पर नाशुक्री का इजहार करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे फ़ीमेल जो हैं वो डाइटिंग स्टार्ट कर देंगी, जो चीज़ें उनके लिए खाना ज़रूरी है वो खाना छोड़ देंगी, ठीक है। और जो मेल्स हैं वो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर देंगे, और उसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि उसके लिए साथ में वो केमिकल्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, सप्लीमेंट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें बॉडी इमेजेस से स्टार्ट हुई हैं। तो ये बॉडी इमेज का आइडिया उसको कहाँ से मिला? सोशल मीडिया से मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हमने इन चीज़ों पर खुद ही ब्रेक लगाना है, इन चीज़ों को खुद ही स्क्रीन करना है कि हमारे लिए मीडिया पर, हमारी गैजेट्स पर कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, या कौन सी आज़ादी बच्चे को देना ज़रूरी है और कौन सी आज़ादी बच्चे को ना देना ज़रूरी है। सुसाइडल आइडिएशन आती है ख़ासतौर पर तब जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, हैरेसमेंट के अंदर या डिप्रेशन के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर जो उसे सोल्व नहीं हो पा रही होती, तो उसका आखिरी हाल उसके पास फिर सुसाइड होता है। इसी तरह सेल्फ हार्म है, एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसको हम एडिक्शन समझते ही नहीं है, और हमारे कंट्री के अंदर उसको उस तरह से अवेयरनेस भी नहीं दी जाती कि जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं उनको तो सब बुरा समझते हैं, उनको बड़ी हकारत से देखा जाता है। नो डाउट ये गलत एक एक्टिविटी है, लेकिन स्क्रीन एडिक्शन भी उसी तरह से ही है। ब्रेन के लिए वो वही सेंटर उसी तरह इन्वॉल्व है जितना ड्रग अब्यूज़र्स के लिए जो उनसे सेंटर्स इन्वॉल्व है। जो डोपामीन वहाँ पर रिलीज़ होनी है वही डोपामीन स्क्रीन को यूज़ करने में होनी है। जो रिवार्ड पाथवे केमिकल एडिक्शन में यूज़ होना है वही रिवार्ड पाथवे नॉन केमिकल एडिक्शन में यूज़ होना है, लेकिन हमने इनको लेबल खुद कर दिया हुआ है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। यानी कि अगर खुद गलत करेंगे तो वो गलती करना बिल्कुल जायज़ है, और अगर अगला बंदा वो गलती करे तो वो गलत है। तो ये हमने खुद इन चीज़ों को एड्रेस करना होता है। हमारे बड़ों ने, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने, एजेंसीज़ ने इन चीज़ों को खुद हाईलाइट करना होता है। और जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ख़ास तौर पर टीनेजर्स हैं उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि बैन करना या उनको लिमिटाइज़ करना, ये जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपसे बड़े हैं, जो टीनेजर्स के बड़े हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों के ऊपर अपनी मॉनिटरिंग करें। इसी तरह इंक्रीज़ एंग्जाइटी है कि अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मैं अपनी एज के अंदर जब देखूँगा मीडिया पर कि कोई बंदा 25 साल के अंदर जो है वो मिलियनियर है, बाय यूजिंग द मीडिया, बाय यूजिंग यूट्यूब, बाय यूजिंग वट एवर द मीडियम इज़, तो मैं क्या करूँगा? मैं उन चीज़ों पर अपने आप को एक तो पहले कोसूँगा कि मैंने खुद क्यों कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, और दूसरा जब मैं वैसा कर नहीं पाऊँगा तो मैं एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार होऊंगा। उसके अंदर मैं अपने सोशल लिंक्स भी ख़राब करूँगा, उसके अंदर मैं अपनी हेल्थ भी ख़राब करूँगा, मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी, फिज़िकल हेल्थ भी गई, सोशल लाइफ भी ख़राब हुई, ऑक्यूपेशनल लाइफ भी ख़राब हुई। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ में यहाँ से स्टार्ट हुई, और इसका एक्सट्रीम क्या होगा कि मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, डिप्रेशन से फिर आगे सुसाइडल आइडिएशन होगी, और फिर अगर उसको कोई बंदा ड्रेस नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता, तो वो शख्स जो है वो बिना बताए सुसाइड अटैम्प्ट कर सकता है। इसी तरह एंग्जाइटी और स्ट्रेस को अगर हम देखें तो याद रखिएगा, एंग्जाइटी और स्ट्रेस में फ़र्क ये होता है कि स्ट्रेस की जो है ना रीज़न आपको पता होती है कि मुझे इस वजह से स्ट्रेस है, मेरी जॉब चले गई है तो इस वजह से मुझे स्ट्रेस है, मेरे किसी अजीज़ की जो है वो डेथ हो गई है तो मुझे स्ट्रेस है, या किसी मेरे अजीज़ का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे स्ट्रेस है। एंग्जाइटी जो है वह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है और आपको उसकी रीज़न का पता नहीं होता, ठीक है।
आप उसके रीज़न को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आप एंग्जियस होते हैं। जैसे कि सोशल एंग्जाइटी है। अब हर एक बंदा जो किसी नए बंदे से मिलता है, उसको सोशल एंग्जाइटी तो नहीं फील होगी कि मैं उससे कैसे मिलूँगा, ये है वो है। तो ये रीज़न नहीं है नए लोगों से मिलना कि इसकी वजह से उसको एंग्जाइटी है, बैक एंड पर रीज़न कोई और है। इसी तरह कई लोगों में क्लस्ट्रोफोबिया होता है कि वो बंद जगहों पर जाने से डरते हैं, पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। वो लिफ्ट में जाने के बजाय लंबी लंबी सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं। तो इससे तो ये है कि अगर आप इसको वजह मानते हैं, लिफ्ट को वजह मानते हैं, प्लेस को जगह वजह मानते हैं, तो फिर तो हर उस बंदे को होना चाहिए कि जो उस लिफ्ट को यूज़ कर रहा है। तो रीज़न तो लिफ्ट ना हुई, रीज़न उसके अंदर कई बैक एंड पर सबकॉन्शियस में पड़ी होती है, जो उससे ये बिहेवियर करवा रही है, जो उसके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है। तो इन चीज़ों को हम सबकॉन्शियस हिप्नोथेरेपी और इन सीबीटी, इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। तो एंग्जाइटी वो चीज़ है कि जो आपको आइडेंटिफाई नहीं करती कि आपको क्यों है, ठीक है। स्ट्रेस वो है जिसकी रीज़न आप पिन पॉइंट है। तो स्ट्रेस कैन लीड टू एंग्जाइटी आल्सो। तो ये चीज़ें देखी जाएँ तो आज के दौर में जो जितना फास्ट और आईटी दौर है, इसमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी की जो सबसे बड़ी वजह है वो सोशल मीडिया है। जब हम अपने आप को नाकाम देखते हैं, जब हम अपनी ब्यूटी को उस तरह से नहीं देखते, हम अपने सोशल स्टेटस को वैसा नहीं देखते, तो हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए फ़िज़िकली और मेंटली ख़तरनाक साबित होती है। जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अनरियलिस्टिक कंपैरिजन, कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं जिसके साथ कंपेयर करना बनता नहीं है आपका, जो रियलिटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने फिर भी अपने आप को उससे कंपेयर किया हुआ है और खुद को स्ट्रेस में डाला हुआ है। इसी तरह जैसे कि हसद करना, हसद किसी को देखकर आपके अंदर पैदा हो जाए कि ये मेरे से कम एज में इतना ज़्यादा कामयाब हो गया है, ठीक है, और वो शख्स भी बड़ा शो ऑफ कर रहा है चीज़ों को मीडिया पर और फिज़िकली भी, तो आप जो है वो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग, जो उसका पहले भी जिक्र हुआ। फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई एक्टिविटी, कोई लेटेस्ट न्यूज़, कोई रील, कोई मीम मिस ना हो जाए, कोई चीज़ अपलोड करने वाली ना रह जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके अंदर स्ट्रेस, क्योंकि ये स्ट्रेस ही है ना जो आपसे फोमो करवा रही है, ठीक है। ये स्ट्रेस ही है जो आपको कंपैरिजन में लेके जा रही है, कि आप कंपैरिजन में गए और आपके अंदर स्ट्रेस पैदा हुई। इसी तरह नेगेटिव फीडबैक अगर जो है वो मिलता है तो भी आपको स्ट्रेस होगी, ठीक है। इसी तरह प्रेशर टू मेंटेन एन ऑनलाइन परसोना, कि अपने आप को ऑनलाइन ज़िंदा रखने के लिए कि मैं ऑनलाइन हर वक्त होता हूँ, मैं अवेलेबल होता हूँ, इसके लिए जो आपकी एक तगो दो होती है, जो इसके लिए कोशिश होती है, वो आपके अंदर स्ट्रेस रखती है कि मैंने इस वक्त में स्टेटस अपलोड करना है, इस वक्त में मैंने अपनी प्रेजेंस को शो करना है। तो ये चीज़ें आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के बजाय आपके ब्रेन को स्ट्रेस आउट करती है, और यही चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं। सोशल आइसोलेशन है, आप जब भी सोशली कट ऑफ होते हैं तो आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो बड़ी तेज़ी से डाउन होती है। इसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गिल्ट, रिग्रेट, इस तरह के जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, इनका आना जो है वो एक लाजम बात है। इसी तरह एडिक्टिव नेचर है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो अपने आप में ही एक एडिक्शन है। ख़ास तौर पर जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो आपको प्लेयर देती हैं वक्ती तौर पर, आप फिर उन प्लेयर्स को लेने के लिए बार बार उन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और वो आपकी एडिक्शन बन जाती हैं। इसी तरह एक्सपोजर टू द नेगेटिव न्यूज़ एंड इवेंट्स, जैसे कि हमारा पाकिस्तान का मीडिया है वो हर बात को बड़ा खोल कर और बड़ा एग्जैजरेट करके बताता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो एक नेगेटिव जो न्यूज़ थी उसका एक एग्जैजरेटेड इफ़ेक्ट पैदा होगा, और इसकी वजह से वो लोग जो कमज़ोर जहनीत के मालिक हैं वो उस न्यूज़ को, उस वाक़े को बड़ा दिल पे लेंगे, ठीक है। और उस नेगेटिव न्यूज़ की वजह से किसी बंदे की इज़्ज़त में भी ख़राबी आ रही होती है, किसी का फ़िज़िकल जो है वो सेफ्टी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ आ सकता है। तो ये चीज़ें नेगेटिव, फेक एंड स्कैम न्यूज़ जो हैं, जो इवेंट्स हैं, वो भी आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करते हैं। इसी तरह इंक्रीज़ अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट्स, आपको अगर पता है कि ये चीज़ें स्ट्रेस पैदा करती हैं तो वो आप उन चीज़ों को एक तो अवॉइड करेंगे, और जब आप अवॉइड करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेस है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया आपके अंदर। आपने अगर स्ट्रेस की वजह को फेस नहीं किया, आपने अगर उसको टैकल नहीं किया,
तो आप ये चीज़ भूल जाएं कि आपने उसको मैनेज कर लिया है, बल्कि आपने उसको मज़ीद फ्यूल अप किया है। ठीक है। सोशल मीडिया एडिक्शन, इस पर बात मैंने पहले भी की कि सोशल मीडिया पर किसी ना किसी एक्टिविटी के साथ आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप उसकी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि पबजी की एडिक्शन भी है, इसी तरह टिकटॉक की एडिक्शन है, इसी तरह जो यूट्यूबर्स हैं, और आपने एक नया ट्रेंड देखा होगा कि व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है कि वो कहीं भी जाते हैं तो वो वीडियो बना रहे होते हैं और अपने जो देखने वाले हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं चीज़ें। बड़ी एक मैं समझता हूँ कि एक फ़जूल सी हरकत है, जिसको लोग फिर देखते भी और अप्रिशिएट भी करते हैं। आई डोंट नो कौन लोग अप्रिशिएट करते हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ को देखकर तो वो लाइक कर रहे होते हैं। इसी तरह डिजिटल एंग्जाइटी है, जो डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल करने से आपके ब्रेन के अंदर, आपकी बॉडी में कार्टिसोल बढ़ता है, और कार्टिसोल के ज़्यादा होने से आपके बॉडी के अंदर जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा काम करता है, और आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस को ज़्यादा फील करते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करना, इसमें बात मैंने लास्ट सेशन में भी की थी। सबसे पहले है कि रिकॉग्नाइज द इम्प्रेशन ऑफ सोशल मीडिया। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है, जिसकी वजह से मैंने ये वर्कशॉप रखी थी कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उनकी वजह से हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। जब आपको ख़राबी का पता होगा तो ही आप उसका इलाज करेंगे ना। जब आप किसी चीज़ को ख़राबी नहीं मानते तो आप उसके लिए कभी भी मैनेजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि 3 लोग बड़े अहम हैं: पेरेंट्स, इसी तरह टीचर्स, एजुकेटर्स, और आपकी सोसाइटी और आपकी कम्युनिटी जिसमें आप रह रहे हैं। इन तीनों लोगों का बड़ा अहम रोल होता है आपकी सोशल मीडिया लाइफ में, आपकी सोशल मीडिया की मैनेजमेंट में, आपकी सोशल मीडिया की हैबिट्स में, एक्टिविटीज़ के अंदर। अगर उन्होंने आपको बिल्कुल फ्री हैंड किया हुआ है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि कोई अच्छे नताइज नहीं आएंगे। और अगर चीज़ें मैनेज चल रही हैं और आपको भी इस चीज़ की इंसाइट है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, कितनी देर यूज़ करना है, किस चीज़ को यूज़ करना है, तो फिर आप अपने आप को इन तमाम नेगेटिव इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि टीनेजर्स को इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, उनके इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उनकी होम इन्वायरमेंट्स के अंदर, उनकी सोशल गैदरिंग्स के अंदर, कि सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, किस तरह से वो नुकसानदेह हो सकता है। तो ये चीज़ें बताने से उनको पता होंगी, और जो इसका एक आपका इसमें एक रोल होगा वो आप एटलीस्ट प्ले कर देंगे। ठीक है। अगला अगर उसको एंटरटेन नहीं करता तो एटलीस्ट आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया, और आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। नतायज जो होते हैं वो आपके हाथ में नहीं होते, आपके हाथ में सिर्फ कोशिश होती है और मैनेजमेंट होती है। उसका इफ़ेक्ट आना और उसका उस तरह से आउटपुट आना वो आपके हाथ में नहीं होता। ठीक है। तो आपका एजुकेट करना, कई टीनेजर्स कब सब को ना भी करेगा तो कहीं ना कहीं पर 100 में से 50 को या 60 को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा, और वो अपनी उन एक्टिविटीज़ को मोनीटर करेंगे, अपनी उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। रेजिंग द अवेयरनेस ऑफ डिसेप्टिव नेचर ऑफ ऑनलाइन परसोना, कि जो ऑनलाइन का एक एडिक्शन है, जो स्क्रीन की एडिक्शन है, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स की एडिक्शन है, उसकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स का लोगों को उतना ज़्यादा पता होगा, ख़ासतौर पर पेरेंट्स को पता होगा, और वो अपने बच्चों को रोकेंगे। इसी तरह इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ़ एक्सेप्टेंस, कि अगर कोई बंदा इन चीज़ों का शिकार है तो उसके अंदर ये चीज़ सबसे पहले पैदा की जाए कि वो उसको वो ख़राबी माने, उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करे कि मेरे अंदर ये चीज़ें गलत हैं और मुझे इनको ठीक करना है। अडोलिसेंट्स और टीनेजर जो हैं उनके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना वो ये होता है कि वो डिनाइल में होते हैं। वो अपनी ख़राबी को ख़राबी मानते ही नहीं हैं, वो अपनी किसी ऐसी चीज़ को गलत मानते ही नहीं हैं जिस पर वो बड़े अंधाधुन जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जिसको बड़ा वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा अगर कोई शख्स किसी को फॉलो कर रहा है ना तो वो उसकी बुराई सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उसको बुरा मानता ही नहीं है, वो उसकी ख़राबी को मानता ही नहीं कि वो ख़राबी है। तो ये चीज़ है कि आप अपने टीनेजर्स को शुरू से ही इस तरह से टेम और पेरेंटिंग उनकी करें कि वो इन फ्यूचर जाकर ऐसी चीज़ों का शिकार ना हो। इसके अंदर आप हेल्प ले सकते हैं हॉबीज़ की, कि आप उनकी हॉबीज़ इस तरह से शुरू से बनाएं कि चाहे जैसे कि बुक रीडिंग है, इसी तरह
फीमेल्स में गार्डनिंग है, ठीक है। मेल्स के अंदर जो है वो बुक रीडिंग हो सकती है, इसी तरह एक्सरसाइज हो सकती है। इस तरह की जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, उनको ऐड किया जाए लाइफ के अंदर। अगर कोई बंदा इन चीज़ों का शिकार है भी है तो वो इन हॉबीज़ को बनाना शुरू करे, इनमें से किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करना शुरू करे और उसको रोज़ाना की बुनियाद पर करे, और उसको इतना करे कि वो उसके अंदर बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है। एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें, उसके बाद टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ करें, फिज़िकली टाइम स्पेंड करें, और उस दौरान किसी गैजेट को, किसी भी चीज़ को यूज़ ना करें कि मैं अब स्टेटस लगा लूँ, मैं अब इसके साथ सेल्फी बना कर उसको स्टेटस पे लगा दूँ। तो ये चीज़ें उसको फिर डाइवर्ट कर देंगी, डिस्ट्रैक्ट कर देंगी फ्रॉम द फिज़िकल इन्वायरमेंट टू द डिजिटल इन्वायरमेंट। तो इसलिए फैमिली टाइम के अंदर, फ्रेंड टाइम के अंदर, डाइनिंग टाइम के अंदर, बेड टाइम के अंदर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने गैजेट्स को ना यूज़ करें। आप अपने गैजेट्स को तब यूज़ करें जब आप उसकी ज़रूरत को फ़ील करें किसी प्रोडक्टिव काम के लिए। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट द हेल इज़ दिस। हाँ, स्ट्रेस रिडक्शन है। अगर किसी को स्ट्रेस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसकी एक अलग से मैनेजमेंट है। स्ट्रेस की जो इश्यूज़ हैं उनके फैक्टर्स क्या हैं, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम अगर वो शख्स ज़्यादा यूज़ करता है तो उसके उन फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। बिहेवियर स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सेट टाइम लिमिट्स हैं कि आप दिन में उन घंटों को डिफ़ाइन कर दें कि मैंने इतने घंटे सिर्फ यूज़ करना है, और उस दौरान मैंने इस पर क्या यूज़ करना है ये आपको पता हो, ठीक है। आप इसके ऊपर माइंडफुली काम कर सकें, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेटेड सोशल मीडिया आवर्स, कि इस दौरान आपने उन सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है कि जो पॉजिटिव भी हैं, और आप उनको अगर करेंगे तो आपको कोई ख़ास नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अनप्लग द रेगुलरिटी, टेक द रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम द सोशल मीडिया इवन इट इज़ जस्ट फॉर द फ्यू मिनट्स। तो दिन में ज़रूरी नहीं आप कई घंटों का गैप लें। अगर आप कुछ देर के लिए भी अपने गैजेट को साइड पर रखते हैं, चाहे वो नमाज के लिए आप साइड पर रख रहे हैं, खाने के लिए साइड पर रख रहे हैं, किसी दोस्त के साथ मिलने गए हैं तो उसके साथ बैठे हैं तो साइड पर रख रहे हैं, ये वो स्टेप्स होते हैं जो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं और एक बड़े इफ़ेक्ट की तरफ लेकर जाते हैं, और आपका एक कंट्रोल डेवलप होता है इन चीज़ों के ऊपर। इसी तरह डिजिटली डिटॉक्स, मतलब कि आप अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करें, अपने आप को इन चीज़ों से फ्री करें, इन चीज़ों को लिमिट के अंदर करें, लिमिटाइज करें, ठीक है। हर जगह पर गैजेट का यूज़ करना, डाइनिंग टेबल पर यूज़ करना कि मैं अब स्ट्रीक बना लूँ कि हम क्या खाने लगे हैं, मैं अब स्ट्रीक बना लूँ कि हम कहाँ पर हैं, मैं अब स्ट्रीक बना लूँ कि अब सोने का वक्त हो गया है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको इनसे मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगी, इनसे आपको ब्रेकअप नहीं करने देंगी। तो इन चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप्स से ही स्टार्ट किया जाता है, चेंज एकदम से नहीं आता। किसी भी चेंज को पैदा करने के लिए, किसी भी हैबिट को तोड़ने के लिए एक वक्त दरकार होता है। जैसे कि मैं मिसाल देता होता हूँ कि अगर आप गाड़ी को सीखने जा रहे हैं ना, तो आप एक ही दिन में एक्सपर्ट होकर नहीं आ जाएंगे। आपको उसके ऊपर कुछ वक्त लगाना पड़ेगा, रोज़ाना की बुनियाद पर जाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और उनको इतना ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा कि वो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएं, ठीक है। तो ये इसी तरह ये जो गाइडलाइंस होती हैं ये अक्सर लोगों को सुनने में बड़ी हल्की फ़ील हो रही होती हैं, लेकिन इनका इफ़ेक्ट बहुत एक स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होता है, और इनको जो लोग सीरियस होकर करते हैं और कमिटमेंट के साथ करते हैं और अपनी विल पावर का यूज़ करते हुए करते हैं, वो इनमें ज़रूर कामयाब भी होते हैं और उनका बड़ा अच्छा कंट्रोल डेवलप हो जाता है इन प्रॉब्लम्स के ऊपर। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करें, जैसे मैंने ये पिछली वेबिनार में, पिछली क्लास में भी ये बताया था कि आप अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ रखें, ठीक है। जैसे कि किसी कंपनी की तरफ से कोई मैसेज आ गया कि ये वाला पैकेज लगा लें, ये वाला लगा लें, तो अगर आपने उस दौरान लाइक आपने साइड पे रखा भी हुआ था तो उस नोटिफिकेशन की वजह से आपकी अटेंशन दोबारा वहाँ पे गई। अगर आप पढ़ रहे थे तो आपने उस बड़े फोकस के साथ अपनी रीडिंग स्टार्ट की थी, लेकिन उसकी उस अननेसेसरी नोटिफिकेशन की रिंग की वजह से आपकी डिस्ट्रैक्शन हो गई। तो इसलिए और नोटिफिकेशंस के ऊपर आप स्क्रीन लगाएं, कौन से नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, कौन से की नहीं है, इन सेटिंग्स को आप खुद फाइनलाइज करें। उसके बाद होम स्क्रीन के ऊपर ऐसी एप्लीकेशंस को ना रखें कि जो आपको अपनी तरफ खींचें, जैसे व्हाट्सएप है,
इसी तरह FB, इंस्टा है, टिकटॉक है, अगर आपने इसको होम स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है तो आप ना चाहते हुए भी उसको ऑन करेंगे, और फिर आप जब ऑन कर लेंगे तो आप कई देर तक उसके ऊपर बैठे रहेंगे और आप स्टोरी फीड चेक करते रहेंगे और आपका टाइम जो है वो ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नो फ़ोन जोन्स, जैसे कि मैंने बताया कि डाइनिंग टेबल पर आपने ये चीज़ कमिट कर लेनी है कि मैंने मोबाइल यूज़ नहीं करना। कई लोगों को आदत होती है वो खाते हुए भी जो है वो या फैमिली के साथ बैठे हुए भी मोबाइल पर जो है वो टाइपिंग कर रहे होते हैं या कोई चीज़ देख रहे होते हैं, कोई ड्रामा सीरियल देख रहे होते हैं। तो ये वो प्रोडक्टिव टाइम्स होते हैं जिनको हम ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे एरियाज़ में बेड टाइम के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर, किसी फ्रेंड या फैमिली गैदरिंग के ऊपर आप इन गैजेट्स को ना यूज़ करें। जैसे लिखा होता है ना नो स्मोकिंग, और आप उस दुकान में स्मोकिंग नहीं करते, आपको पता करूँगा तो मुझे इंसल्ट किया जाएगा। इसी तरह आप अपने ऊपर ये चीज़ लगा लें कि मैंने इन इन जगहों पर मोबाइल यूज़ नहीं करना। और बच्चों की बात करें तो इन इन जगहों पर मैंने बच्चे को मोबाइल नहीं देना, और एक दिन में इस वक्त मैंने बच्चे को मोबाइल नहीं देना। ठीक है, उसके बाद ऑफलाइन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, जैसे कि बच्चों के अंदर फिज़िकल गेम्स को ज़्यादा जो है वो आप ऐड अप करें उनकी लाइफ के अंदर। उनकी हॉबीज़ इस तरह से आप डेवलप करवाएं कि वो बड़े होकर उन हॉबीज़ पर आपके कहे बगैर काम करें, बगैर आपके कहे, आपकी डायरेक्शंस के बगैर वो उनके ऊपर काम करें, और ऑनलाइन और इन चीज़ों को ज़्यादा वो घास ना डालें। ठीक है, स्पेंड टाइम इन नेचर, नेचर के साथ फ्रेंडली हों। ठीक है, जो लोग नेचर के बड़ा करीब रहते हैं उनको बड़ी हेल्प होती है अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने की कि जो उनका टाइम ज़ाया कर रही होती हैं और उनको फिज़िकल इन्वायरमेंट से डिटैच कर रही होती हैं। इसी तरह कनेक्ट विद द पीपल इन द पर्सन इन द रूम आल्सो। ख़ास तौर पर मैं कहता होता हूँ कि अगर आप 4 लोग बैठे हुए हैं और सारों ने अपने अपने मोबाइल खोले हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि वो लोग फिज़िकली तो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं लेकिन मेंटली एक दूसरे के साथ मौजूद नहीं है। तो इसलिए अगर उन चारों ने मोबाइल उस वक़्त नहीं यूज़ किया, मोबाइल साइड पे रखे हुए हैं, तो वो अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करेंगे और उनको एक ब्रेक मिलेगा। तो इसलिए अपने फिज़िकल मीटिंग्स को फ़ेस टू फेस और इन पर्सन मीटिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दें एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी के साथ वर्चुअली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो फिज़िकल जो मीटिंग होती है उसका एक अलग इफ़ेक्ट होता है। उस दौरान आप कई चीज़ों को देख रहे होते हैं, बहुत से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आप रीड आउट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई वर्चुअली कम्युनिकेट कर रहा है तो उसमें आप कई चीज़ों को नहीं देख पा रहे होते। तो इसलिए प्रेफर किया करें कि आप फिज़िकली लोगों के साथ मिलें। माइंडफुल स्क्रॉलिंग करें कि आपने किन चीज़ों को स्क्रॉल करना है और किन चीज़ों को आपने स्किप कर देना है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो वो आपकी अटेंशन लेंगे और आप उसको, अगर एक को आपने देखा है तो उसकी तरह की कई चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और आप उन तमाम को देखना शुरू कर देंगे। डीप ब्रीदिंग यूज़ करें खासतौर पर अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए। मेडिटेशन का यूज़ करें। मेडिटेशन होती है कि आप माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, आप अपनी सांस के आने और जाने पर इस तरह से कंसंट्रेट करते हैं कि आपकी जो अटेंशन है, जो फोकस है, वो बाकी चीज़ों से हटकर आपकी अपनी ज़ात की तरफ आ जाता है। ठीक है, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, आपको वो चीज़ों की बड़ी अच्छी एक्नॉलेजमेंट मिलती है। इसी तरह जर्नलिंग है, जर्नलिंग जो है वो कई इश्यूज़ के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव है। जैसे कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, डिप्रेसिव हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, इनके पास कोई बंदा जो है वो बात शेयर करने वाला नहीं है, वो जर्नलिंग करें। ब्रेन के लिए वो उसी तरह का इफ़ेक्ट है जिस तरह उन्होंने किसी शख्स से बात की है। इसी तरह एनालिटिकल रहें, अपने आप को एनालिटिकल बनाएं, चीज़ों को प्रोसेस करके चीज़ को सोच समझ कर करने वाला अपने आप को खुद बनाएं। बगैर सोचे समझे काम करना, बगैर सोचे समझे किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज़ करना शुरू कर देना और रील देखना शुरू कर देना विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी प्रोज एंड कॉन्स। तो ये चीज़ें आपको एक मैं समझता हूँ कि लीथल एक्टिविटीज़ की तरफ भी लेके जा सकती हैं और फजूल ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ भी लेके जा सकती हैं कि जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। उसके बाद पॉजिटिव ऑनलाइन इन्वायरमेंट अपने लिए डेवलप करें। ठीक है, अपने सोशल सर्कल में ऐसे लोगों को ऐड अप करें कि जो हेल्दी एक्टिविटीज़ रखते हैं। ठीक है, जिनका बड़ा अच्छा कंट्रोल है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अनफॉलो करें उन अकाउंट्स को जो कि आपकी अटेंशन ग्रैब करते हैं।
अननेसेसरी टाइम के अंदर ख़ास तौर पर नेगेटिव इमोशंस को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसी तरह क्वालिटी इंटरेक्शंस, जैसे कि मैं बताया कि आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड को फिज़िकली ज़्यादा टाइम दें एज़ कम्पेयर टू कि आप वर्चुअली टाइम दें, ये आपके लिए बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होगी। इसके बाद स्पोर्ट, अगर इन तमाम गाइडलाइंस के बाद भी आप ये समझते हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को मैनेज करने में, मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा और मेरे लिए ये चीज़ें नुकसान का बायस बन रही हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल से इसके ऊपर हेल्प ले सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इट्स ओके कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है और आप उसके लिए हेल्प ले रहे हैं, तो ये वीकनेस की अलामत नहीं होती, बल्कि ये स्ट्रेंथ की अलामत है कि आप मज़बूत हैं और आप लड़ना चाहते हैं उस चीज़ से, ठीक है। तो ये बड़ा एक स्टिग्मा सा है हमारे इधर कि अगर कोई बंदा किसी मेंटल इशू के साथ कहीं पर जाता है हेल्प लेने के लिए, तो उसको बड़ा एक वीक पोर्ट्रे किया जाता है कि ये बंदा बड़ा जो है वो हल्की तबीयत का है, बड़े हल्के दिमाग का है, कि ये चीज़ों को बड़ा ज़्यादा फील कर लेता है। जबकि जिसके पास दिमाग है, प्रॉब्लम भी उसी को ही होगी। जिसके पास दिमाग ही नहीं है, उसको दिमागी प्रॉब्लम कैसे होगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो जनरल गाइडलाइंस हैं, ये उनके लिए होती हैं कि जो हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स हैं या जो अपने साथ कमिटेड होते हैं कि हमने इन इश्यूज़ को रिजोल्व करना है, हमने अपने आप को एक प्रोडक्टिव इंसान बनाना है, हमने अपने आप को फिज़िकली और मेंटली एक यूज़फुल शख्स बनाना है कि जो कम्युनिटी के लिए एक अच्छा इंसान साबित हो। दीन इस्लाम में भी बात करें तो उसमें भी हमें यही चीज़ सीखने को मिलती है कि हमने किस तरह से ख़ुद को दूसरों के लिए एक फ़ायदेमंद इंसान बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जब सोच समझ कर चलते हैं और चीज़ों को हम कैटेगराइज करते हैं, चीज़ों को लिमिट करते हैं, बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी ऐसा कभी ऐसा हो नहीं सकता कि वो शख्स किसी प्रॉब्लम का शिकार हो। अगर होगा भी तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। इसके बाद कंडक्ट डिसऑर्डर्स के लिए तो देखा गया, क्योंकि वो ज़्यादा वर्चुअली प्रेजेंट रहते हैं, आप आसपास के लोगों की बात को सुनना अटेंशन देना कोई गवारा समझते नहीं हैं, तो ऐसे नौजवानों में इन पर्सन इंटरेक्शंस को बढ़ाया जाए, ठीक है, फ़ेस टू फेस फ्रेंडशिप्स के अंदर। और इसी तरह अगर सीवियर प्रॉब्लम्स कंडक्ट का आ रही हैं और बात जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने तक आ गई है, तो फिर आप उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प का इस्तेमाल करें। उसके बाद इमोशन रेगुलेशन, खासतौर पर डीबीटी डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी बड़ी इफ़ेक्टिव है इमोशंस को रेगुलेट करने में, कि आपका अपने इमोशंस पर काबू होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इमोशंस आपको काबू कर लेते हैं और आप उनके हाथों एक पपिट होते हैं जो आपसे कुछ कुछ भी करवा लें। तो अपने आप इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इमोशन कहाँ से मेरा ट्रिगर होता है, आप उन ट्रिगर्स को अवॉइड करें, ठीक है। अगर किसी की बात पर आपको गुस्सा आता है तो आप उसकी बात को जो है वो इग्नोर करें, ठीक है, और उस पर फ़ौरन से रद्द-ए-अमल देने के बजाय कुछ देर ठहर जाए। जब आप ठहर जाते हैं तो ब्रेन को मौका मिलता है कि वो सोच समझ कर कदम उठाए। इसी तरह डोंट रिस्पॉन्ड व्हेन एंग्री, ख़ास तौर पर जब आप गुस्से में हो तो कभी भी कोई फ़ैसला ना करें, कोई भी कमेंट ना करें। इसी तरह रिलैक्सेशन टेक्निक्स उस दौरान आप यूज़ करें, डीप ब्रीदिंग यूज़ करें, अपने आप को अपनी जो फिज़िकल स्टेट है उसको चेंज करें, जैसे कि आप अपने आप को अगर लेटे हैं तो खड़े हो जाएं। इसके हवाले से आपको पता है कि इस्लाम में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर गुस्सा आया है तो अगर लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, अगर खड़े हो तो चलना स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में और अग्रेशन में होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक कई लोगों में ना एक एक्सट्रीम सा इफेक्ट पैदा होता है जो हम कहते हैं फ्रीज़। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते, उठना चाह रहे होते लेकिन उठ नहीं पा रहे होते, ठीक है, वो उधर ही जैम हो जाते हैं। तो अगर आप उस दौरान हिम्मत करके अपनी उस पोजीशन को तोड़ेंगे तो आप उस इमोशन के इफ़ेक्ट से बाहर आ जाएंगे। तो इमोशन रेगुलेशंस पे काम करें, बाउंड्रीज़ को क्लियरली जो है वो आप इस्टेब्लिश करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने खुद इस चीज़ को बाउंड्री देनी है कि मैंने कहाँ पर गैजेट और अपने मोबाइल को यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना, और किसको यूज़ करना है, किसको नहीं यूज़ करना, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए उन चीज़ों के साथ। इन चीज़ों को आपने बाउंड्री में रखना है, इन चीज़ों को आपने अबव द मार्क नहीं जाने देना, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ठीक है। सेट द रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज, डिवाइस फ्री जोन्स को आप जो है वो ख़ास तौर पर, जैसे कि मील है, बेड है, या किसी के साथ गैदरिंग है, किसी के साथ तो आपकी कोई मीटिंग है,
तो उस दौरान आपको पता होना चाहिए कि मैंने गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना, सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना। रूल्स को फॉलो करें। कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने अगर इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया तो मेरे लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए सोशल मीडिया पर भी ऐसी चीज़ों को यूज़ ना करें कि जो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स पैदा करें, आपके थॉट्स को इस तरह से मैनिपुलेट करें कि आप एक नेगेटिव थिंकर बन जाएं, चीज़ों को मैनिपुलेट करने वाला बन जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपने इन तमाम चीज़ों पर ब्रेक लगानी है, खुद लगानी है। इसके ऊपर थेरापिस्ट जो होते हैं वो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, वो आपका हाथ पकड़ कर आपको ये चीज़ें नहीं करवा सकते, क्योंकि एट द एंड एक्शन आपने खुद लेना होता है और उसके ऊपर कंसिस्टेंसी भी आपने बनानी होती है। सेट द टाइम लिमिट्स, ये चीज़ पहले भी बात इस पर हुई थी। मॉडल द रेस्पॉन्सिव बिहेवियर, पेरेंट्स शुड आल्सो लिमिट देयर ओन सोशल। जब पेरेंट्स जो हैं बच्चे को सोशल मीडिया से रोके और ख़ुद हर वक्त वो मोबाइल पर लगे रहेंगे तो बच्चे कभी भी बाज नहीं आएंगे। बच्चे जो देखते हैं वो वही करते हैं, वही कॉपी करते हैं। इसलिए इसकी शुरुआत पेरेंट्स को अपने आप से करनी पड़ेगी कि वो अपने आप को भी लिमिटाइज़ करें इन चीज़ों के ऊपर। इसके बाद टाइम लिमिट्स को डिफ़ाइन करें, जैसे बात पहले भी हुई। फ्री जोन्स जो हैं मोबाइल के, उनके हवाले से बात हुई कि उनको आप ऐसे जोन्स अपनी लाइफ के अंदर आप हाईलाइट करें जिसमें आपने मोबाइल को यूज़ नहीं करना, गैजेट को यूज़ नहीं करना, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी के लिए क्यों ना हो। ये कुछ ऐसी जनरल गाइडलाइंस हैं जो किसी भी प्रोफेशनल के लिए भी हेल्पफुल हैं और किसी भी आम बंदे के लिए भी हेल्पफुल हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट नहीं है कि जो किसी आम बंदे को समझ ना आए। और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को बड़ा सादा रखा है, कोई बहुत ज़्यादा मैंने इसमें साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं किया कि जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रॉब्लम हो।